संदीप शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, जो पिछले 2 कक्षाओं में हमने जो पाठ पढ़ा है, वो है पहले इकाई का 8वां पाठ, वीर भूमि पर कुछ दिन। ये पाठ हम पढ़ रहे थे। इसके स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हमने पूर्ण कर चुके हैं और कुछ अभी बचे हुए हैं। तो आज के इस पाठ में हम जो बचे हुए स्वाध्याय के प्रश्न हैं, वो देखेंगे। प्रश्न क्या है और उसके उत्तर क्या है और किस प्रकार से हमें इसके उत्तर यहाँ पे लिखने हैं। तो बच्चों, ये जो पाठ है वीर भूमि पर कुछ दिन, इस पाठ में हमने देखा कि जो राजस्थान है वह वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान जो है वो वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये प्रदेश ऐतिहासिक धरोहर से संपन्न है। यह जो प्रदेश है राजस्थान जो है ऐतिहासिक धरोहर से क्या है, संपन्न है। यहाँ पे कई महल मिलेंगे, साथ ही साथ विशाल भवन है, ऐश्वर्य है। हर तरीके से यह एक संपूर्ण राज्य है। राजस्थान के राजाओं के भव्य राजमहलों और विशाल किलों से स्थापत्य कला के प्रति उनके गहरे लगाव और उनकी शान शौकत का पता चलता है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में जो ये हमने देखा है वीर भूमि की कुछ दिन, इसमें रुक्मणी संगल जी जो हैं, वे इस यात्रा वर्णन में लिखित जोधपुर, जैसलमेर तथा चित्तौड़गढ़ के किलों, महलों तथा वहां की कला संस्कृति का आंखों देखा और रोचक वर्णन किया है। इस यात्रा वर्णन को पढ़ते वक्त हमें यह अनुभूति होती है कि हम स्वयं इस यात्रा में सम्मिलित हैं या हम स्वयं ये यात्रा कर रहे हैं। इतना रोचक वर्णन इसमें लेखिका जो है रुक्मणी संगल जी, उन्होंने यहाँ पे किया है। तो बच्चों, आप लोगों से एक और अनुरोध है, जैसे जैसे हम इस पाठ के बचे हुए प्रश्न आज उसके प्रश्नों के साथ उसके उत्तर देखेंगे, साथ ही साथ आप लोग उसके स्क्रीनशॉट निकालते चलिएगा, ताकि जब आप ये स्वाध्याय, इस पाठ का स्वाध्याय जब आप पूर्ण करेंगे तो आपको कोई भी कठिनाई या परेशानी यहाँ पे ना हो। तो चलिए बच्चों, जो बचे हुए प्रश्न हैं पाठ 8वां वीर भूमि पर कुछ दिन, इसके प्रश्न उत्तर जो बचे हुए हैं वो आज हम देखते हैं। प्रश्न: निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पे एक परिच्छेद हमें दिया गया है, उस पे आधारित कुछ आकलन कृतियां यहाँ पे हमें दी गई है। तो परिच्छेद को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद दिए गए जो आकलन कृति है उसके उत्तर हमें यहाँ पे ढूंढ के वहां पे लिखना है। तो परिच्छेद जो है वो शुरुआत होती है पहले यहाँ जैसलमेर का सबसे, यहाँ से परिच्छेद की शुरुआत है और परिच्छेद का अंत है अपने गंतव्य पर पहुंच गए। अपने गंतव्य पर पहुंच गए, यह परिच्छेद का अंत है। इस पे आधारित जो प्रश्न है वह है कृति 1 आकलन कृति, संजाल पूर्ण कीजिए। पटुआ की हवेली या पटुआ की हवेलियों की आश्चर्यचकित कर देने वाली विशेषताएं। जो पटवा की हवेलियां हैं उनकी आश्चर्यचकित करने वाली जो विशेषताएं हैं, वे 4 विशेषताएं हमें इस आकलन कृति में, इस संजाल में हमें यहाँ पे लिखनी है। तो वे कौन सी 4 ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली विशेषताएं हैं पटवा की हवेलियों के बारे में, वो हम देखते हैं। पहला, जालियों का काम। पहला, जालियों का काम। दूसरा, पारदर्शक झरोके। तीसरा, सोने की कलम से की गई चित्रकारी। सोने की कलम से की गई चित्रकारी। चौथा, सीपी और कांच का काम। सीपी और कांच का काम। सीपी क्या होती है? आपने देखा होगा समुद्र किनारे आपको शंख के साथ एक और
चीज मिलती है उसको सीपियां कहते हैं, जिसके अंदर मोती मिलता है। तो चार कौन कौन से हैं? जालियों का काम, पारदर्शक झरोखे, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी और कांच का काम। अगला है हवेलियों की छतों का आधार। हवेलियों की छतों का आधार तो वह है खूबसूरत पत्थर के खंबे। खूबसूरत पत्थर के खंबे। तीसरा, रेत की चादर यानी क्या? यानी रेत की चादर इस यात्रा वर्णन में लेखिका ने किससे कहा है, तो उसका अर्थ क्या है? तो रेत की चादर का अर्थ है दूर दूर तक फैली हुई मोटी रेत। दूर दूर तक फैली हुई मोटी रेत। चौथा, समग्राम में पहुंचाने के लिए एकमात्र सवारी। सम जो ग्राम था जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जाने वाले थे और रात्र भोज का आयोजन जहाँ पे किया गया था, वहां पे पहुंचने के लिए एकमात्र सवारी कौन सी थी? तो वहां पे एकमात्र सवारी जो थी वो थी ऊंट। ऊंट की सवारी। आइए अब ये प्रश्न जो है उसके उत्तर भी साथ ही साथ देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट साथ ही साथ निकालते जाइएगा। पटवा की हवेलियों की आश्चर्यचकित कर देने वाली विशेषता है जालियों का काम, पारदर्शक झरोखे, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी और कांच का काम। अगला, हवेलियों की छतों का आधार खूबसूरत पत्थर के खंबे। तीसरा, रेत की चादर यानी क्या? दूर दूर तक फैली हुई मोटी रेत। चौथा, समग्राम में पहुंचने के लिए एकमात्र सवारी। समग्राम में पहुंचने के लिए एकमात्र सवारी कौन सी है? ऊंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कृति 2, आकलन कृति। उत्तर लिखिए। ऊंट की सवारी करने के बाद लेखिका की स्थिति। ऊंट की सवारी करने के बाद लेखिका की स्थिति कैसी थी? मन में डर और आनंद का भाव था। मन में डर और आनंद का भाव था, मतलब डर भी था और खुशी भी थी। कब? जब लेखिका ने ऊंट की सवारी की उसके बाद में। ऊंट की सवारी का अनुभव रोमांचकारी और मनोरंजक था, यह दर्शाने वाला वाक्य। जो ऊंट की सवारी लेखिका ने की थी, वह अनुभव जो था वो रोमांचकारी था, मनोरंजक था, यह दर्शाने वाला पाठ में आया हुआ वाक्य जो है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो वो कौन सा है? सभी की हृदय गति वैसी ही धड़क रही थी जैसी हमारी। सभी की हृदय गति वैसी ही धड़क रही थी जैसी हमारी। जैसे हमारी धड़कनें तेज थी वैसे ही सभी की तेज थी। ये जो वाक्य पाठ में आया है इससे पता चलता है कि सभी जो सवारी का अनुभव कर रहे थे वे उस सवारी का अनुभव रोमांचकारी और मनोरंजक था। इस बारे में इस वाक्य से पता चलता है। अगला है जोड़ियां मिलाइए। जोड़ियां मिलाइए। रेगिस्तान का जहाज, इसके साथ इसकी जोड़ी कौन सी है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को। मखमली गद्दे किसे कहा जाता है? रेत को। रंग बिरंगी पोशाक कौन सी है? पर्यटकों की है। किसकी है? पर्यटकों की है रंग बिरंगी पोशाक। पोशाक यानी कपड़े। पर्यटक यानी यात्री जो घूमने आए हैं, पर्यटन के लिए आए हैं, उसे पर्यटक कहते हैं। और पोशाक किसे कहते हैं? कपड़ों को कहते हैं। पर्यटकों की मंजिल, पर्यटकों की मंजिल क्या थी? सूर्यास्त। वो पर्यटकों की मंजिल थी जिसके वह अपने कैमरा में चित्र निकाल रहे थे। आइए उत्तर देखते हैं अब इनके।
पहला जो प्रश्न था वो था ऊंट की सवारी करने के बाद लेखिका की स्थिति, तो वो था मन में डर और आनंद का भाव। दूसरा था ऊंट की सवारी का अनुभव रोमांचकारी और मनोरंजक था, यह दर्शाने वाला वाक्य वह है सभी की हृदय गति वैसी ही धड़क रही थी जैसे हमारी। उसके बाद था जोड़ियां मिलाइए, रेगिस्तान का जहाज ऊंट, मखमली गद्दे रेत, रंग बिरंगी पोशाक पर्यटक और पर्यटकों की मंजिल सूर्यास्त। स्क्रीनशॉट निकालते जाइएगा साथ ही साथ। अगला है कृति 3 शब्द संपदा कृति। शब्द संपदा कृति पहला है अधोरेखांकित शब्दों का संधि विग्रह करके उसके प्रकार बताओ। जो अधोरेखांकित जो शब्द है उनके संधि विग्रह करना है। पहला दिया है हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु। हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु। अब सूर्यास्त का विग्रह क्या है? सूर्य अधिक अस्त। सूर्य अधिक अस्त संधि है अ अधिक अ की। संधि क्या है? अ अधिक अ की। और अधिक के बाद अगर अ आता है या अ ई अ आ ई ये जो अक्षर है स्वर अक्षर है वो आते हैं, तो उसका प्रकार कौन सा कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। अगर अधिक के पहले विसर्ग आता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और अधिक के बाद में अगर व्यंजन आता है क ख ग घ य तक कोई भी एक अक्षर आता है, अगर वो व्यंजन है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आया है? अ आया है, इसीलिए इसे स्वर संधि कहेंगे। रेखांकित प्रत्येक लोकोकित और सहोदारण। तो यहाँ पे 3 शब्दों का रेखांकित किया गया है। पहला है रेखांकित, दूसरा है लोकोकित और तीसरा है सोदाहरण। तो पहला हम रेखांकित का विग्रह देखते हैं। रेख अधिक अंकित। रेख अधिक अंकित संधि है फिर से अ अधिक अ की। संधि क्या है? अ अधिक अ की। और इसका प्रकार जो है, क्योंकि अधिक के बाद में स्वर आया है इसलिए ये स्वर संधि है। तीसरा है लोकोकित। लोक प्लस उकित। यहाँ पे भी जो संधि है अ अधिक उ की है। अ अधिक उ की है, तो यह भी उ जो है वो स्वर है, इसलिए ये भी क्या है? स्वर संधि। अगला जो है वह है सोदाहरण। इसमें विग्रह होगा स अधिक उदाहरण और संधि होगी अ अधिक उ की। यहाँ पे उ जो है वो भी स्वर है, इसलिए ये भी क्या प्रकार क्या रहेगा इसका? स्वर संधि। प्रकार क्या कहलाएगा? स्वर संधि। अ आ ई उ ऊ ए आई ओ आ अम आहा ये जो है ये सब स्वर है। अगर ये अधिक के बाद में आते तो वो स्वर संधि कहलाता है। क से ग तक कोई अक्षर आता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं, और अधिक के पहले अगर विसर्ग आ जाए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद में आई विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां चुनकर लिखिए। परिच्छेद में जो हमें परिच्छेद दिया था, परिच्छेद यानी पैराग्राफ जो दिया था, उसमें आए हुए विरुद्धार्थी मतलब जिसका अर्थ जैसे सफेद का काला, जो विरुद्धार्थी शब्द है वैसे हमें उस परिच्छेद में से ढूंढकर यहाँ पे लिखना है। तो वहां पे क्या क्या लिख सकते हैं हम? नर और नारी। एक आया है नर और नारी, और दूसरा है बाल वृद्ध। क्या आया है? बाल वृद्ध। बाल यानी छोटे बच्चे, वृद्ध यानी बूढ़े लोग। अगला जो प्रश्न है वह है सोमत अभिव्यक्ति। मैंने कई बार बताया है सोमत अभिव्यक्ति का अर्थ होता है अपने मन से लिखा गया, या अपने जो मत होते हैं, अपने विचार जो हैं उसे सोमत अभिव्यक्ति कहते हैं।
यहाँ पे एक विषय दिया गया है, मेरा यात्रा अनुभव। आपने कभी कहीं पे यात्रा की होगी, उसका जो अनुभव है वो आपको इसके उत्तर में लिखना है। तो सभी के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, सभी के विचार भिन्न हो सकते हैं। तो जिसका जो विचार है, जिसके जो अनुभव है, वो आपको इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है। तो चलिए, मेरा यात्रा अनुभव विषय पर हम अपने विचार किस प्रकार से लिख सकते हैं। क्रिसमस की छुट्टियों में मैं अपने सहपाठियों के साथ ब्रजेश्वरी की यात्रा पर गया था। सहपाठी का अर्थ होता है क्लासमेट, साथ वाले पढ़ने वाले बच्चे। हमारे साथ हमारी कक्षा के शिक्षक भी थे। मुंबई के चर्चगेट स्टेशन से वसई स्टेशन तक हम लोकल रेलगाड़ी में बैठकर गए। मैंने पहली बार लोकल रेलगाड़ी में से इतनी लंबी यात्रा की थी। रेलगाड़ी में मुझे खिड़की की सीट मिली थी, इसलिए रास्ते भर मुझे खिड़की से बाहर तरह तरह के दृश्य देखने में बहुत मजा आया। 1.5 घंटे की यात्रा करके हम वसई पहुंच गए। वहां से एसटी बस से हम ब्रजेश्वरी पहुंचे। मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर आकर खुले में हमें बहुत मजा आया। ब्रजेश्वर मंदिर में हमने देवी जी के दर्शन किए। फिर वहां गर्म पानी के कुंड में स्नान किया। भोजन के बाद हमने अंत्याक्षरी का आनंद लिया। शाम को लौटते समय हमने गणेशपुरी आश्रम देखा। इस यात्रा में हमने बड़ा मजा आया। मुझे इस यात्रा की याद बार बार आती है। तो इस प्रकार से आप जो सोमत अभिव्यक्ति होती है, आपके जो विचार है, लिख सकते हैं। शायद आपके विचार इससे भिन्न हो। आप कहीं और का, जहाँ पे यहाँ पे ब्रजेश्वरी जो मंदिर है ब्रजेश्वरी का, उसके बारे में बताया गया है, शायद आप कोई और जगह बता सकते हैं। गोवा गए, सिंहगढ़ गए, रायगढ़ गए, नैनीताल गए, या कोई भी एक जगह के बारे में जहाँ पे आप गए हो, उसका आप जो आपका अनुभव रहा है वहां पे जाने का, घूमने का, वो आपके जो विचार है उस अनुभव के बारे में, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृपया कीजिए। निम्नलिखित जो परिच्छेद है वो पढ़ना है और सूचनाओं के अनुसार हमें यहाँ पे कृतियां करनी है। परिच्छेद है जैसलमेर से चित्तौड़ से लेकर, यहाँ से शुरुआत होती है और परिच्छेद का अंत होता है मिले प्रतीत होते हैं। मिले प्रतीत होते हैं। पहला है कृति एक, आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। महाराणा प्रताप के जीवन के दो महत्वपूर्ण घटक, महात्मा महाराणा प्रताप जी जो थे, उनके जीवन के महत्वपूर्ण दो घटक यहाँ पे हमें लिखना है। तो वे कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ और चेतक घोड़ा। जो उनके लिए महत्वपूर्ण थे वो क्या थे? चित्तौड़गढ़ और चेतक घोड़ा, ये दो उनके लिए महत्वपूर्ण घटक थे। महाराणा प्रताप के महान गुण। अब हमें महाराणा प्रताप जी के दो गुण बताने हैं। एक गुण पहले से दिया है, वीरता जो है, वीर जो है, वो गुण पहले से दिया है। दो गुण और बताने हैं। तो वो दो गुण है, वे साहसी थे और दूसरा है वे स्वाभिमानी थे। पहला क्या है? साहसी, और दूसरा है स्वाभिमानी। ये दो गुण और जो है हमें लिखने हैं। महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त सहयोगी। महाराणा प्रताप के जो स्वामी भक्त सहयोगी थे, मतलब वो इनके इन्हें स्वामी मान के उनकी भक्ति करते थे और साथ ही साथ उनके सहयोगी थे, साथी थे। वे कौन थे? भामाशाह जी, जिन्होंने अपनी पूर्ण पूंजी धन दौलत राणा जी के चरणों में अर्पित कर दी थी। उनका नाम क्या था? भामाशाह।
भामाशाह। यहाँ पे हम इनके उत्तर से प्रश्नों से उत्तर देख सकते हैं। महाराणा प्रताप के जीवन के दो महत्वपूर्ण घटक चित्तौड़गढ़ और चेतक घोड़ा। महाराणा प्रताप के महान गुण साहसी थे और स्वाभिमानी थे और वीर थे। महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त सहयोगी कौन थे? भामाशाह जी जो थे वो स्वामी भक्त थे। कृति दो, आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। चित्तौड़ चित्तौड़ की रक्षा के लिए त्याग। चित्तौड़ की रक्षा के लिए त्याग। जंगल में शरण लेना पड़ा महाराणा जी को और बच्चों और परिवार को भूखा रखने की नौबत आई थी। और ये सब क्यों किया था उन्होंने? चित्तौड़ की रक्षा के लिए उन्होंने त्याग किया था। वह जंगल में रहे और साथ ही साथ बच्चों और परिवारों को भूखा उन्हें रखना पड़ा। चित्तौड़ की एक महान भक्त कवियत्री। चित्तौड़ की एक जो महान भक्त कवियत्री थी, मतलब वो किसी भगवान के भक्त थे, मतलब भगवान कृष्ण के भक्त थे, साथ ही साथ वो कवियत्री भी थी। तो उनका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। वो कौन थे? वह थे संत मीराबाई। कौन थे? संत मीराबाई। तो चित्तौड़ की रक्षा के लिए त्याग, जंगल में शरण लेना पड़ा, बच्चों और परिवार को भूखा रखने की नौबत आई। और चित्तौड़ के एक महान भक्त कवियत्री कौन थे? वह थे मीराबाई। कृति चार, सोमत अभिव्यक्ति। फिर से यहाँ पे एक और कृति हमें दी गई है सोमत अभिव्यक्ति की। मतलब फिर से एक विषय हमें दिया गया है और उस पे हमें अपने विचार प्रकट करने हैं या विचार अपने लिखने हैं, अभिव्यक्त करने हैं। विषय है देशभक्ति की भावना आवश्यक। देशभक्ति की भावना है आवश्यक। इस विषय पे अपने विचार हमें लिखने हैं। तो हम किस प्रकार से अपने यहाँ पे विचार लिख सकते हैं? जिस देश में हम रहते हैं, जिसका अन्न जल खा पी कर हम बड़े होते हैं और लोगों के सामने गर्व से अपने आप को जिस देश का वासी बताते हैं, उस देश के प्रति हमारे मन में प्यार होना स्वाभाविक है। इसे ही देशभक्ति कहते हैं। ये जो प्यार होता है देश के प्रति, जो इसके हम गुणगान करते हैं, वो सब क्या है? वही देशभक्ति कहलाती है। देशभक्त के मन में अपने देश के लिए उन्नति और कल्याण की भावना होती है। वह उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। देश पर आपत्ति आती है तो वह देशभक्त की बेचैनी बढ़ जाती है। तो अगर देश पे कोई आपत्ति आती है, संकट आता है, तो जो देशभक्त होते हैं उनकी बेचैनी जो है यहाँ पे बढ़ जाती है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार उससे निपटने में अपना सहयोग देने के लिए आतुर होता है। सामर्थ्य यानी जितनी उसकी कैपेसिटी है। हमारे महान नेताओं का देश के लिए त्याग और संघर्ष उनकी देशभक्ति का ही परिणाम है। हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए और अपने देश और अपने स्वार्थों से ऊपर रखना चाहिए। जो अपना देश है उसको क्या करना चाहिए? अपने जो स्वार्थ होते हैं उनसे ऊपर अपने देश को कभी भी स्थान देना चाहिए। क्योंकि सबसे बढ़कर क्या होता है? पहले अपना देश, बाद में अपने स्वार्थ होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट बच्चों यहाँ पे निकाल लीजिए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। फिर से यहाँ पे हमें एक परिच्छेद दिया गया है। परिच्छेद की शुरुआत होती है, कहा जाता है, यहाँ से शुरुआत है और इसका अंत होता है हमारा शत शत नमन। पाठ का जो आखिरी परिच्छेद है उस पर आधारित ये प्रश्न यहाँ पे हमें दिए गए हैं।
दो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। दो ऐसे हमें यहाँ पे प्रश्न बनाने हैं जिनके उत्तर जो है वो निम्नलिखित शब्द होने चाहिए। पहला है गढ़ और दूसरा जो शब्द दिया है वो है गड़ैया। तो इसमें हम प्रश्न क्या बना सकते हैं इस परिच्छेद पे आधारित? गढ़ पे जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा चित्तौड़गढ़ गढ़ों में क्या है। चित्तौड़गढ़ गढ़ों में क्या है, जिसका उत्तर आता है गढ़ों में गढ़ है। और दूसरा है गड़ैया, तो उसके लिए प्रश्न बनेगा चित्तौड़गढ़ के सामने बाकी गढ़ क्या है। चित्तौड़गढ़ के सामने बाकी गढ़ क्या है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे परिच्छेद में दो एक पंक्तियां देखी थी वो थी गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़ और बाकी सब क्या है, गड़ैया है। तो इन पंक्तियों को हमें स्मरण रखना है ताकि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से लिख सकें। आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, आकृति जो है उसे पूर्ण करना है। चित्तौड़गढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थान, चित्तौड़गढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थान कौन कौन से हैं? कुंभा महल, विजय स्तंभ, पद्मिनी महल और जौहर कुंड। ये चार जो है यह चित्तौड़गढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थान है। गढ़ पे जो हमने प्रश्न बनाया था वो था चित्तौड़गढ़ गढ़ों में क्या है, और गड़ैया पे जो प्रश्न बनाया था वो था चित्तौड़गढ़ के सामने बाकी गढ़ क्या है, तो वो क्या है, गड़ैया है। और दूसरा था चित्तौड़गढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थान कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ पे लिखने थे। तो वह चार स्थान है, एक है कुंभा महल, विजय स्तंभ, पद्मिनी महल और जौहर कुंड। चार जो ऐसे स्थल हैं जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कृति दो, आकलन कृति। फिर से एक आकलन कृति है जहाँ पे आकृति हमें पूर्ण करनी है। जिनके शौर्य का प्रताप है विश्व स्तंभ। उनके शौर्य का प्रताप क्या है, विश्व स्तंभ है। जो स्तंभ बना गया है उनकी याद में बनाया गया है। तो उसके क्या उत्तर आएंगे? जिनके शौर्य का प्राण है विजय स्तंभ, वह है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के विजय के प्रतीक के रूप में यह विजय स्तंभ बनवाया गया था। महाराणा कुंभा के विजय के प्रतीक के रूप में यह विजय स्तंभ बनवाया गया था। दूसरा है चित्तौड़गढ़ में स्थित स्थान। चित्तौड़गढ़ में स्थित स्थान कौन कौन से हैं? जैन मंदिर है, गोमुखी कुंड है, कालिका मंदिर है और मीराबाई का मंदिर है। कौन से चार स्थान है? जैन मंदिर, गोमुखी कुंड, कालिका मंदिर और मीरा जी का मंदिर। अगला जो प्रश्न है वो है भारत के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल। भारत के जो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, यह जो प्रश्न इस पाठ पे आधारित नहीं है, पर यह पाठ जो है यात्रा वर्णन का पाठ था। इस वजह से इसमें हमें ऐसे स्थलों के बारे में पूछा गया है जहां पे लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, जो दर्शनीय स्थल है। तो ऐसे चार नाम हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, सबके उत्तर विभिन्न भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। तो चार ऐसे कौन से हैं? एक ताजमहल है, लाल किला है, चार मीनार है और कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ये चार ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो भारत के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। ताजमहल, लाल किला, चार मीनार और कोणार्क का सूर्य मंदिर। केवल एक शब्द में उत्तर लिखिए। हमें यहाँ पे दो प्रश्न दिए गए जिनके केवल एक ही शब्द में हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो पहला जो प्रश्न है, वीर जवानों का वह देश जो धरती का गहना है।
वीर जवानों का वह देश जो धरती का गहना है, तो ऐसा देश कौन सा है? वह देश है भारत। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? उनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम। यहाँ पे इसके उत्तर है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। जिनके शौर्य का प्रमाण है विजय स्तंभ, वो थे महाराणा कुंभा जी। चित्तौड़गढ़ में स्थित स्थान जैन मंदिर है गोमुखी कुंड, मीराबाई का मंदिर और काली का मंदिर। भारत के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन से? दर्शनीय यानी देखने योग्य स्थल। लाल किला, ताजमहल, कोणार्क का सूर्य मंदिर और चार मीनार। दूसरा था वीर जवानों का वह देश जो धरती का गहना है, वो कौन सा है? भारत। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? तो वह है चेतक। कृति 3, शब्द संपदा कृति। निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। तो यहाँ पे क्या करना है, इनका हमें मानक रूप लिखना है। तो उत्तर के साथ ही देखते हैं इसे। यहाँ पे पहला दिया है विद्या, तो इसका मानक रूप भी विद्या ही होता है, पर लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा बदलता है। चाहिए का चाहिए होता है, यहाँ पे ब्रह्म का ब्रह्म, ढूंढना का ढूंढना ही है। निम्नलिखित तत्सम संस्कृत शब्दों के तद्भव परिवर्तित रूप लिखिए। कर्म का होता है काम, दुग्ध का होता है दूध, अग्नि का होता है आग, अश्रु का होता है आंसू। दिए गए शब्दों के वर्णों का उपयोग करके 4-5 अर्थपूर्ण शब्द तैयार कीजिए। तो यहाँ पे जो एक शब्द दिया गया है उससे हमें क्या करना है, 4 से 5 अर्थपूर्ण यहाँ पे शब्द तैयार करने हैं। लोह पथगामिनी, जो हमें शब्द दिया गया है वो क्या है? लोह पथगामिनी। तो यहाँ से क्या क्या शब्द बन सकते हैं? एक लोह यानी आग की ज्वाला, लोह यानी लोहा, गमिनी यानी चलने वाली, पथ यानी मार्ग रास्ता, गाथ यानी यश कृति, लोनी यानी मक्खन, पगा यानी पगड़ी। एक ही शब्द से कौन कौन से शब्द बनते हैं? लो, लोह, गामिनी, पथ, गाथ, लोनी और पगा। कृति 4, सोमत अभिव्यक्ति। मैं पाठशाला जा रहा था, रास्ते में एक युवक अपनी मोटरसाइकिल आड़ी टेढ़ी चलाते अपनी कलाबाजियां दिखाते हुए तथा जोर जोर से हॉर्न बजाकर लोगों को परेशान कर रहा था। उसे देखकर मेरे मन में विचार आए। तो क्या विचार आया आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्या हम लिख सकते हैं, हम देखते हैं। कोई भी वाहन सवारी के लिए होता है, उसका उपयोग करके अपने निर्धारित स्थान पर सवारी जल्दी से और समय पर पहुंच सकती है। इसलिए वाहनों का उपयोग लोग अपने काम के लिए करते हैं। मोटरसाइकिल को आड़ी टेढ़ी चलाते हुए कलाबाजियां दिखाना मोटरसाइकिल का दुरुपयोग तो है, तो ही साथ महंगे पेट्रोल की बर्बादी भी है। इतना ही नहीं, इस तरह का स्टंट करते समय मोटरसाइकिल सवार को दुर्घटनाग्रस्त होने की भी पूरी संभावना होती है। अगर हम जोर से अपना वाहन चलाते हैं तो हमारे दुर्घटना होने की संभावनाएं जो है, एक्सीडेंट होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इससे सवार के घायल होकर अस्पताल में पहुंचने की पूरी संभावना होती है। इस तरह का करतब करना और हॉर्न बजाकर लोगों को परेशान करना सर्वथा अनुचित है, मतलब गलत है।
इससे लोगों को तो कष्ट होता ही है, कलाबाजियों की चपेट में आकर लोग बुरी तरह घायल हो सकते हैं। इसलिए मेरे मन से यह विचार आया कि इस प्रकार का स्टंट करने वालों पर अंकुश लगाना और उन्हें यथोचित दंड देने की जरूरत है। तो इस प्रकार से आप आपके जो विचार है यहाँ पे लिख सकते हैं। आइए तो अभी हम यहाँ से भाषा अध्ययन यानी व्याकरण के जो प्रश्न है इस स्वाध्याय में दिए गए, इस पाठ के स्वाध्याय में, वो हम देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है पुरानी, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, मानवेपुर मारवाड़ की पुरानी राजधानी थी। मानवेपुर मारवाड़ की पुरानी राजधानी थी। जो शब्द दिए उनका वाक्यों में हमें प्रयोग करना है। महल, ऊंची पहाड़ी पर एक सुंदर महल बना है। ऊंची पहाड़ी पर एक सुंदर महल बना है। गाड़ी, तो यहाँ पे तुरंत शब्द दिया, उसके लिए हम क्या बना सकते हैं वाक्य, गाड़ी तुरंत रवाना हो गई। गाड़ी तुरंत रवाना हो गई। इस प्रकार से हमें कोई शब्द जो दिए जाते हैं उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। अधोरेखांकित शब्दों के शब्दभेद पहचानिए। जो रेखांकित शब्द है उनके शब्दभेद हमें पहचानने हैं। यहाँ एक व्यक्ति के लिए 1000 रुपए का खर्च आता है। तो ये व्यक्ति के लिए यहाँ पे संबंध बता रहा है, इसलिए क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। यह स्मारक जसवंत सिंह की स्मृति में बनवाया गया था। यह स्मारक जो है जसवंत सिंह जी के स्मृति में बनवाया गया था। तो इधर एक नाम आया है, व्यक्ति आया है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उमेद भवन विशालतम भवन है। उमेद भवन जो है विशालतम भवन है। तो यहाँ पे यह भवन का जो है गुण बता रहा है विशालता, इसलिए क्या आएगा, विशालतम के लिए गुणवाचक विश्लेषण, सॉरी गुणवाचक विशेषण। अगर गुण बताता है तो गुणवाचक, व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है तो व्यक्तिवाचक, और दो चीजों के बारे में संबंध बता रहा है तो संबंधवाचक या संबंध बोधक। निम्नलिखित अवयव का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब हाँ या, अब हम सब गाड़ियों की ओर चल पड़े। दूसरा है आहा, आहा नर्तकी ने कितना सुंदर नृत्य किया। तीसरा है या, तो चित्तौड़गढ़ का नाम आए या चेतक का एक वीर का चित्र साकार हो उठता है। तो यहाँ पे हमने या का प्रयोग किया है, चित्तौड़गढ़ का नाम आए या चेतक का एक वीर का चित्र साकार हो उठता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित अवयव के प्रकार लिखिए। रमेश तेज भागता है, तो तेज के लिए क्या आएगा, क्रिया विशेषण अव्यय। यह छोटा सा शहर है लेकिन इसके कण कण में वीरता भरी दिखाई देती है। छोटा सा शहर है लेकिन इसके कण कण में वीरता भरी दिखाई देती है। तो लेकिन के लिए क्या आएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। क्या आएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। यह छोटा सा शहर है लेकिन इसके कण कण में वीरता भरी दिखाई देती है। तो लेकिन के लिए क्या था, समुच्चय बोधक अव्यय। गर्मी के मारे लोग परेशान थे, के मारे, ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय। ये संबंध दर्शा रहा है इसलिए संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। यहाँ पे हमें काल परिवर्तन करना है। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी, इसको अपूर्ण वर्तमान काल में लिखना है। तो वाक्य क्या बनेगा, गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। वाक्य क्या बनेगा, सामान्य भविष्य काल में, जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर रात्रि की गाड़ी होगी। तीसरा था, यहाँ आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध थे। यहाँ आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध थे। तो वाक्य क्या आएगा, यहाँ
उपलब्ध है इसे पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है, तो यहाँ पे वाक्य बनेगा यहाँ आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध थे। है की जगह पे यहाँ पे परिवर्तित होके थे हो जाएगा, तो ये पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित हो चुका है। तो बच्चों यहां तक हमने भाषा अध्ययन और स्वाध्याय के जो प्रश्न है वो देखे हैं। तो यहाँ पे हमारा यह पाठ जो है यहाँ पे पूर्ण होता है। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को पाठ के साथ साथ स्वाध्याय के प्रश्न और उनके उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।